हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में। आज की वीडियो में हम फिजिक्स कक्षा 10 के दूसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी तो आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हालांकि पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन अध्याय को पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज का जो अध्याय है वो हमारा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यह जान लीजिएगा कि इस अध्याय से आपके पेपर में कम से कम 1 या 2 प्रश्न आना फिक्स होता है। ठीक, और यह जो टॉपिक होता है यह कंसेप्चुअल होता है, यानी कहने का मतलब क्या कि इस टॉपिक में आपको बस बातें ध्यान से समझनी होती हैं। यदि आप समझोगे नहीं तो यह अध्याय आपको किसी भी तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरी फोकस के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ आप इस अध्याय को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस अध्याय में हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मानव नेत्र क्या होता है वो देखेंगे, मानव नेत्र की संरचना देखेंगे कि मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है। जैसे कि अभी फिलहाल हमारी नेत्र दिखाई दे रही है आंख, इसकी संरचना कैसी होती है। फिर उसके बाद समंजन क्षमता को पढ़ेंगे, फिर दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है दृष्टि दोष। इसमें से आपका पेपर वाला कम से कम 1 क्वेश्चन जरूर पूछता है, और ऐसे नहीं वो लॉन्ग में हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दृष्टि दोष से संबंधित हम लोग आंकिक प्रश्न देखेंगे। आंकिक प्रश्न भी आपके पेपर में कई बार आया हुआ है और लगभग हर साल किसी न किसी पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा प्रिज्म होगा, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होगा, और वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना को हम लोग देखेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना में हम क्या करेंगे कि जो वायुमंडल में अपवर्तन होता है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, इस टाइप की जो घटनाएं हैं वो आपके वायुमंडलीय अपवर्तन में आती हैं। इन घटनाओं के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इस टॉपिक्स को यदि नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, आपको 2 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो आज का टॉपिक है पहला, मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है, जो हमें इस अद्भुत संसार को तथा चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा मानव नेत्र है वह हमें इस अद्भुत संसार को, यानी ये वर्ल्ड जो है हमारा, उसको देखने के हमारे आंख क्या करती है, हमको योग्य बनाती है। ठीक है, और साथ में ही यह जो हमारा संसार में जितनी भी टाइप के आपके कलर्स हैं, रंग हैं, उन रंगों को भी देखने का काम कौन करता है, आंख करती है। जैसे मान लो अभी आपको ये टी शर्ट कैसी दिख रही है या कोट कैसा दिख रहा है, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो इस ब्लैक कलर को पहचानने का काम कौन करता है, हमारी आंख करती है। ठीक है, अभी मान लो यह बोर्ड हमारा दिख रहा है व्हाइट कलर का है, तो इस व्हाइट कलर को पहचानने का काम कौन करती है, हमारी आंख करती है। ठीक है, तो क्या बताया गया है, मानव नेत्र एक प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है, जो हमें इस अद्भुत संसार को तथा चारों ओर के रंगों को, ठीक है, रंगों को देखने योग्य बनाती है। ठीक, यह बात समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। प्रकाश संवेदी का मतलब होता है लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव। ठीक है, प्रकाश संवेदी का मतलब क्या, लाइट सेंसिटिव। जैसे कि अभी हमने क्या किया, हमने एक टॉर्च लिया और अपनी आंख पे से जैसे जलाना शुरू किया, तो हमारी आंख क्या करेगी, इतनी सेंसिटिव होती है कि तुरंत अपने आप को बंद कर लेती है ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो यह कैसी बच्चा अंग है, यह एक प्रकाश संवेदी अंग है जो प्रकाश को बताता है। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट क्या है कि मानव नेत्र का जो व्यास है वह कितना होता है,
25 मिलीमीटर। व्यास का मतलब होता है डायमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना होता है अब इसका? 25 mm होता है, लगभग इतना बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद यह एक कैमरे की भांति कार्य करती है। कौन कार्य करता है? जो हमारी मानव नेत्र है, जो हमारा मानव नेत्र है, यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है, ठीक है। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। हमारा दूसरा टॉपिक है मानव नेत्र की संरचना। और यह जान जाइएगा कि यह जब भी आपका मानव नेत्र या फिर मानव नेत्र की संरचना आपके पेपर पूछता है तो हमेशा यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ही आता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि मानव नेत्र की संरचना क्या क्या होती है। इस मानव नेत्र की संरचना में हम कुल 6 पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारा? कार्निया। सॉरी 6 नहीं 7 पॉइंट है, ठीक है। टोटल आपको 7 पॉइंट देखने हैं, 5, 6 और 7, ठीक है। टोटल आपको 7 पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट है कार्निया, दूसरा है दृढ़ पटल या फिर श्वेत पटल इसको भी बोलते हैं, इस इंग्लिश में हो जाएगा स्क्लेरोटिक। इसके बाद है आइरिस या फिर परितारिका, इंग्लिश में आइरिस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है हमारी पुतली, इसको हम पुपिल्स बोलते हैं। फिर नेत्र लेंस, आई लेंस इसको बोलते हैं। पछमावी मांसपेशियां, सिलरी मसल्स हो जाएंगी, और रेटिना, ठीक है। चलिए अब इसको हम संरचना के माध्यम से बनाकर देखते हैं और यह भी देखेंगे कि सबका काम क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाने के लिए एक इस प्रकार से सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ध्यान से फिगर को बनाना सीखिएगा। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, हम यहां से यहां तक का जो पॉइंट है इसको इरेज कर देंगे। हो गया इरेज। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको यहां पर 3 लाइन ऐसे ड्रॉ करनी होगी। यह हमारी दूसरी लाइन बन रही है। याद रहे कि यह दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को टच ना करें, ठीक है बच्चा। ये हमने दूसरी लाइन बना ली इस प्रकार से। फिर उसके बाद एक और लाइन बनानी है। हमने बोला था 3 लाइनें आपको बनानी होंगी। ये हमारी तीसरी लाइन बन रही है, ये हमारी तीसरी लाइन बन गई। हाँ, इस प्रकार से आपको 3 लाइनें बना लेनी है। आपने बना लिया। बनाने के बाद ये जो आपने आगे का सिरा मिटा दिया था, इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा उभरा हुआ बनाना है। उभरा हुआ का मतलब क्या? हल्का सा उठा हुआ, कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा उभरा हुआ एक सिरा बना देना है आपको। फिर क्या करना है, आपको यहां पर एक लेंस बनाना होगा। और लेंस कौन सा होगा? यह आपका होगा उत्तल लेंस, ठीक है। अब इस उत्तल लेंस को, ये जो आपने लाइन लाई है, इस लाइन की सहायता से यहां पर इस प्रकार से इस प्रकार से हमको बना देना होगा। ठीक है बच्चा। अब ये जो हमारा है आगे का सिरा बन चुका है। अब क्या करेंगे, हम इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देंगे। इतना इरेज हो गया। इरेज करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, ठीक है बालक। अब इसके बाद इसमें कुछ डॉट 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 लाइन में बना देंगे और फिर सबका हम एक एक करके नाम लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले यह जो सबसे आगे और उभरी हुई संरचना दिखाई दे रही है, सबसे आगे यह जो उठी हुई संरचना दिखाई दे रही है, इस उठी हुई संरचना को हम नाम देते हैं कार्निया। क्या नाम देते हैं बच्चा? कार्निया। कार्निया, ठीक है। इसके बाद यह जो
पहली संरचना दिखाई दे रही है, पहली परत ऊपर वाली, इसको नाम देते हैं हम लोग दृढ़ पटल। क्या नाम देते हैं बच्चा? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। ठीक, फिर उसके बाद अब आपको यह जो सामने दिखाई दे रहा है, यह और यह, ठीक है, यह वाला पॉइंट जो कि आंख नेत्र लेंस के सामने है, इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? आइरिस। आइरिस भी बोलते हैं और परितारिका भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यह देखना, यह हमारा यहां से यहां तक आइरिस है। आइरिस के बीच में एक खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यह वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट खाली स्थान वाला दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बच्चा हम लोग पुपिल्स या फिर पुतली। ठीक, ये हो गया हमारी पुतली। इसके बाद यह तो हमारे आगे वाले पोर्शन हो गए। एक पॉइंट और छूटा हुआ है, यह जो हमारा है, यह क्या है बच्चा? लेंस है। यह हमारा नेत्र लेंस है। ठीक है, इसके बाद नेत्र लेंस के बाद यह जो नेत्र लेंस है इस प्रकार से लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो लगी हुई संरचना है, इस लगी हुई संरचना को नाम देते हैं मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी होती है? पक्षमाभी मांसपेशी। ठीक है, यहां पर हम साइड में लिख दे रहे हैं नीचे थोड़ा सा, इसको नाम देते हैं पक्षमाभी मांसपेशी। पक्षमाभी मांसपेशी। ठीक है, फिर अब यह तो हमारा आगे वाला संरचना हो गया। अब ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इस खाली स्थान में एक प्रकार का द्रव भरा होता है। ठीक है, ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इस खाली स्थान में एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, और उस द्रव का नाम होता है बच्चा काचाभ द्रव। क्या नाम होता है? काचाभ द्रव। ठीक है बालक, इसमें क्या भरा होता है? काचाभ द्रव। अब तो यह हो गया हमारा आगे वाली संरचना। अब पीछे वाली संरचना की तरफ चलते हैं। ठीक, अभी आपने देखा कि जो पहला परत था, पहली लाइन थी, उसको आपने क्या बोला था? दृढ़ पटल। इस दृढ़ पटल के जस्ट नीचे यह वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, बीच वाली लाइन, बीच वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो होती है इसको बोलते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल। ठीक है बच्चा, फिर उसके बाद रक्तक पटल के नीचे जो तीसरी वाली लाइन दिखाई दे रही है, यानी यह वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को बोलते हैं रेटिना। ठीक है बच्चा, ये क्या हमारी रेटिना है। अब यहां यह तो हमारा हो गया। अब बचा यह वाला पॉइंट। यह वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका। ठीक है बच्चा, यह हो गई हमारी मानव नेत्र की संरचना, जिसमें हमने क्या क्या देखा? दृढ़ पटल को, कार्निया को, आइरिस कहाँ होता है? पुतली, मानव नेत्र लेंस, पक्षमाभी मांसपेशी, रक्तक पटल, रेटिना, दृक् पटल और काचाभ द्रव को। ठीक है, एक एक बात हमको समझ में आ गई। अब देखते हैं कि इनके कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहले जो हमारा क्या है? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल आपको जैसे कि यह सामने हमारी आंखों में सफेद रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो सफेद रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बच्चा हम लोग दृढ़ पटल। दृढ़ पटल जो सफेद रंग का हिस्सा होता है, यह आपका कठोर होता है, जो कि बाहर से आने वाली धूल मिट्टी के कणों को हमारी आंख के भीतर, नेत्र के भीतर जाने से रोकता है। ठीक है, तो ये जो सफेद रंग की संरचना दिखाई देती है, जो सफेद सफेद हमारी आंखों में दिखाई दे रहा है इस प्रकार साइड में, तो ये जो सफेद सफेद है इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? दृढ़ पटल या फिर श्वेत पटल। ठीक, तो श्वेत पटल हो गया हमारा। इसके बाद क्या है? कार्निया। अब देखिए कार्निया क्या होता है? कार्निया यह जो हमारी आंख होती है, जब आप इसको साइड से इस प्रकार से देखोगे, तो साइड से देखने के बाद जो हमारी आंख है, यह आंख आपको हल्की सी उभरी हुई दिखाई देगी, हल्की सी उठी हुई दिखाई देगी। यह जो हल्का सा उठा हुआ संरचना होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग कार्निया बोलते हैं। ठीक है, ये जो हल्की सी उठी हुई संरचना होती है, यह कार्निया होती है। और जो प्रकाश होता है बच्चा, जो हमारा प्रकाश है, लाइट है, वो सबसे पहले कार्निया से ही हमारे आंख के भीतर एंटर करता है, प्रवेश करता है। ठीक है,
यह बात हमको क्लियर हो गई। कार्निया के पीछे यह क्या बच्चा हमारा नेत्र लेंस, नेत्र लेंस से लगा हुआ यह हमारी दो पछमाभी मांसपेशियां हैं। जैसे हमारा नेत्र लेंस है, इसको ऐसे पकड़े हुए हमारे पास पछमाभी मांसपेशियां लगी हुई हैं। ठीक है, यह नेत्र लेंस है, इसको टिकाने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी और इनको टिकाने के लिए क्या लगा हुआ है, पछमाभी मांसपेशियां, जिसपे यह मानव नेत्र लेंस टिका हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या है हमारा, यही जो पछमाभी मांसपेशियां हैं आगे आके छेक लेती हैं नेत्र लेंस को। ठीक है, और यह नेत्र लेंस जब आगे आके ऐसे बैठ जाती हैं तो ये जो आगे वाला पोर्शन होता है, यह वाला हिस्सा नेत्र लेंस का, उसको बोल देते हैं हम लोग आइरिस। क्या बोलते हैं बच्चा, आइरिस बोलते हैं। देखिए आइरिस का काम क्या होता है कि जैसे देखो, जब आप अपनी आंख को ध्यान से देखोगे तो आपकी आंख कुछ ऐसी ही होती है। ठीक है, अब आपकी आंख में यहां पर एक गोल सर्कल होता है ब्लैक कलर का, फिर उसके बाद ऐसा होता है आपकी आंख लगभग में। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप, तो आपको पता चलेगा कि यह जो बीच वाला पॉइंट है, यह बीच वाला, ठीक है, यह खाली स्थान यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं हम लोग पुतली। अब पुतली कोई और नहीं बच्चा, ये जो छोटी सी पॉइंट दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, यही क्या बच्चा आपकी पुतली है। ठीक है, अब इसके बाद यह पुतली के चारों तरफ यह जो आपको दिखाई देता है, जो हमने लाइन खींची हुई है, यह क्या होता है बच्चा आपका, यह आपका होता है आइरिस। ठीक है, यह आइरिस का काम क्या होता है कि आपके आंख का जो रंग है वह कौन बताता है, आइरिस बताता है। पहला काम क्या, आपके आंख का रंग आइरिस बताता है। ठीक, दूसरा काम आइरिस का क्या है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कि प्रकाश कितनी मात्रा में आपके आंख के भीतर जाना चाहिए, इसको नियंत्रित करने का काम आइरिस का होता है। ठीक है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, हमने क्या बोला कि आपके आंख के भीतर, नेत्र के भीतर प्रकाश की कितनी मात्रा जानी चाहिए, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। जैसे मान लो हम अभी आइरिस दूर दूर है इस तरह से, तो प्रकाश की मात्रा आंख में ज्यादा जाएगी। ठीक है, और आइरिस ऐसे पास पास में आ गई। अब इसने क्या किया, पुतली को छेक लिया। अब देखो इतना सा जगह बचा है, अब उस जगह में से प्रकाश जो है कम मात्रा में आंख के भीतर जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश कितना नेत्र के भीतर जाना चाहिए उसको नियंत्रित करने का काम जो है हमारी आइरिस करती है। ठीक, यह बात हमको क्लियर हो गई। इसके बाद आइरिस के दो आइरिस हमारी हैं, एक ऊपर एक नीचे, इनके बीच में एक खाली स्थान है। यह जो खाली स्थान होता है ये क्या होती है बच्चा, पुतली होती है। ठीक है, पुतली का काम क्या है, पुतली का काम कुछ है नहीं खास, बस इतना है कि प्रकाश जो है यहीं से आंख के भीतर प्रवेश करता है। ठीक है, इसके बाद है हमारी पछमाभी मांसपेशियां। पछमाभी मांसपेशियां जो कि इस प्रकार से नेत्र लेंस को पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है पछमाभी मांसपेशियों का, नेत्र लेंस को टिकाया रखना। ठीक है, उसको पकड़ के रखना। दूसरा काम क्या होता है पछमाभी मांसपेशियों का कि यह जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना। बात समझ में आई बच्चा, हमने क्या बोला कि यह जो पछमाभी मांसपेशियां होती हैं यह मानव नेत्र लेंस के फोकस दूरी को घटाती और बढ़ाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। हमने क्या बोला कि यह जो पछमाभी मांसपेशियां होती हैं यह हमारे नेत्र लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाती और घटाती हैं, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब क्या कि फोकस दूरी को समायोजित करती हैं। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा क्या था, रक्तक पटल, रेटिना और दिक्तंत्रिका। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं रक्तक पटल को। श्वेत पटल तो आपने देख लिया, श्वेत पटल क्या होता है, यह हमारी आंख की बाहरी संरचना होती है जो आंख के भीतर धूल मिट्टी के कण को जाने से रोकती है। ठीक है, इसके रक्तक पटल के श्वेत पटल के जस्ट नीचे, श्वेत पटल के ठीक नीचे आपका क्या मिलता है, रक्तक पटल। श्वेत पटल के ठीक नीचे क्या मिलता है, रक्तक पटल। अब रक्तक पटल का काम क्या होता है कि यह प्रकाश को अवशोषित करता है, खींचता है, सोख लेता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि जब प्रकाश किरण यहां से यहां अंदर की ओर जाएगी,
ठीक है। जब अंदर की ओर जाएगी तो यह यहाँ रेटिना के पास पहुंचेगी, लेकिन रेटिना के पहुंचने के बाद पता चला कि यहीं पर टकरा किसी में घूमने फिरने लग गई, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? रक्तक पटल। मान लो प्रकाश प्रवेश करके यहाँ आप तक पहुंच गई, और पहुंचने के बाद जब रक्तक पटल से इसका सामना हुआ तो रक्तक पटल क्या करता है? इसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है बच्चा, रक्तक पटल का जो रंग होता है लगभग काले रंग का माना जाता है। ठीक है, रक्तक पटल का जो रंग होता है लगभग काले रंग का माना जाता है। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, हमने क्या बोला कि रक्तक पटल का जो रंग होता है लगभग काले रंग का होता है। अब चलिए देखिए, रक्तक पटल के ठीक नीचे यह जो पहली लाइन दिखाई दे रही है अंदर से, ये जो ठीक रक्तक पटल के ठीक नीचे जो होता है वो क्या होती है बच्चा? रेटिना होती है। ठीक है, रक्तक पटल के ठीक नीचे हमारी क्या होती है? रेटिना होती है। रेटिना का कार्य क्या है कि यह यहां से आने वाली प्रकाश किरणों के द्वारा लेंस से प्रकाश किरण होके जो प्रतिबिंब बनाती है वह कहां पर बनता है बच्चा? रेटिना पे। हमने क्या बोला कि प्रकाश किरण जो कि लेंस से होकर प्रतिबिंब बनाती है वो प्रतिबिंब कहां जाके बनता है? रेटिना पर। ठीक है, तो रेटिना का काम क्या है? प्रकाश का जो प्रतिबिंब बनता है एक पर्दे की भांति वह कार्य करती है रेटिना, और इसी पर जाके प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अब यह जो रेटिना होती है इसमें आपकी दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है बालक, हमने क्या बोला? यह जो रेटिना होती है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? पहला आपका होता है बेलनाकार कोशिका, बेलनाकार कोशिका, और दूसरी कोशिका होती है शंकुआकार, शंकुआकार कोशिका। बेलनाकार कोशिका का मतलब क्या? कुछ इस प्रकार की कोशिका, बेलन के आकार की, और शंकुआकार का मतलब क्या? कुछ इस प्रकार की कोशिका। ठीक है, तो रेटिना में आपकी दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? बेलनाकार कोशिका और शंकुआकार कोशिका। बेलनाकार कोशिका का काम क्या होता है? बेलनाकार कोशिका बच्चा यह प्रकाश की तीव्रता को मापती है। क्या मापती है? प्रकाश की तीव्रता। ठीक है बालक, प्रकाश की तीव्रता। जैसे कि हमारी आंख में प्रकाश जो है कितना तेजी से आ रहा है उसको मापने का काम कौन करता है? बेलनाकार कोशिका। यह बात क्लियर है? हमारी आंख में प्रकाश कितनी तेजी से आ रहा है उसको मापने का काम कौन करती है? बेलनाकार कोशिका। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? शंकुआकार कोशिका। यह शंकुआकार कोशिका होती है, यह प्रकाश के रंग को मापती है। क्या मापती है बच्चा? प्रकाश के रंग को, प्रकाश के रंग को, कि प्रकाश कौन से रंग का आ रहा है उसको पहचानने का काम कौन करता है? शंकुआकार कोशिका। ठीक है, तो हमारे रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, बेलनाकार कोशिका और शंकुआकार कोशिका। बेलनाकार कोशिका प्रकाश की तीव्रता को मापती है और शंकुआकार कोशिका प्रकाश के रंग को मापती है। यह बात क्लियर हो गई होगी। जल्दी से इस बात को फटाक से नोट कर लीजिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है मानव नेत्र की सामंजन क्षमता। ठीक है, अब हम देखेंगे मानव नेत्र की सामंजन क्षमता को। मानव नेत्र की सामंजन क्षमता क्या होती है? ध्यान से इस बात को पढ़िएगा। मानव नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को मानव नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। देखिए बालक, कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास जो मानव नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना। ठीक है, पश्चिमाभी मांसपेशियां क्या करती थी? मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाती और बढ़ाती थी। ठीक है, तो पश्चिमाभी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाना या फिर बढ़ाना, कितना उसको घटाना है कितना बढ़ाना है उसको समायोजित करने का जो काम है
वही क्या कहलाता है बच्चा, उसकी जो क्षमता होती है उस क्षमता को कहते हैं मानव नेत्र की सामंजन क्षमता। फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला, मानव नेत्र लेंस को पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा उसकी फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना, या फिर कहने का मतलब क्या, उसकी फोकस दूरी को समायोजित करना। ठीक है, उसके फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की जो क्षमता है, समायोजित करने की जो क्षमता है, उसको बोलते हैं सामंजन क्षमता। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई होगी। हमने क्या बोला, फिर से एक बार लास्ट बार सुनिएगा, मानव नेत्र लेंस के फोकस दूरी को घटाने या फिर बढ़ाने, या फिर ये भी कह सकते हैं समायोजित करने की जो क्षमता है, उसको बोलते हैं मानव नेत्र की सामंजन क्षमता। ठीक है, तो अब देखते हैं जो फोकस दूरी है किस प्रकार से समायोजित होती है। पहली स्थिति क्या होती है कि जैसे मान लो हमारी जो पक्षमाभी मांसपेशी है तो शिथिल हो जाए, एकदम आराम हो जाए, रिलैक्स वाली मोशन में हो जाए। ठीक है, जब यह शिथिल होती हैं तो ये पीछे की हट जाती है बच्चा। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो यह हमारे पास क्या है, एक नेत्र लेंस है, ये हमारा क्या है, एक नेत्र लेंस, और यह हम इसको मान लेते हैं कि हमारा क्या है, पक्षमाभी मांसपेशी। जब यह शिथिल होती है बच्चा तो यह देखो शुरू में नॉर्मल में ऐसे रहेंगी, जब शिथिल होती हैं तो ये पीछे की हट जाती हैं। जब पीछे की हट जाती हैं तो नेत्र लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि जब पक्षमाभी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तो नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, हमारा पतला हो जाता है। यह बात क्लियर हुई है आपको। हमने क्या बोला कि जब नेत्र लेंस की जो पक्षमाभी मांसपेशियां हैं वह शिथिल हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, तब जो नेत्र लेंस होता है वह पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चा, पतला हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, अभी हमने बताया ना कि जैसे मान लो, एक सेकेंड रुक जाना, आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इसे ध्यान देना। यह मान लो हमारे पास एक नेत्र लेंस है। ठीक है, तो इसको बना देते हैं, बन जा भाई साहब। हाँ, नहीं बनेगा जी, एक सेकेंड रुक जाना। जैसे मान लो मानव नेत्र लेंस कुछ ऐसा है हमारे पास। जब पक्षमाभी मांसपेशियां शिथिल होती हैं तो यह इस प्रकार से पीछे की हट जाती हैं। जब पीछे की हटती हैं तो यह नेत्र लेंस देखो बच्चा कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है आगे से। ठीक है, यह बात समझ में आई कि जब पक्षमाभी मांसपेशियां शिथिल होती हैं तो यह नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, हमारा पतला हो जाता है। ठीक है, और जब भी नेत्र लेंस पतला होगा उसकी फोकस दूरी जो हो जाती है बच्ची, वह बड़ी हो जाती है। ठीक है, वह बढ़ जाती है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, जब पक्षमाभी मांसपेशियां शिथिल होती हैं तो लेंस कैसा हो जाता है, हमारा पतला, और साथ में इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बताया गया है, यह मान लो हमारी पक्षमाभी मांसपेशी है, अभी तो यह पतली थी, अभी क्या किया, पक्षमाभी मांसपेशी ने इस नेत्र लेंस को दबा दिया, पकड़ के इसे दबा दिया जोर से। अब बेचारी मांसपेशी जैसी दबाएगी, नेत्र लेंस कैसा हो जा रहा है, देखो ध्यान से, चपटा हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं, देखो हमने क्या किया, पकड़ कर दबा दिया इसको। दबाने के बाद क्या हुआ कि यह जो नेत्र लेंस था वह कैसा हो गया बच्चा, हमारा चपटा हो गया। ठीक, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, जब पक्षमाभी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, सिकुड़ती का मतलब क्या, ऐसे पास पास में आती हैं, चिपकना शुरू होती हैं, तो जो हमारा नेत्र लेंस होता है वह हमारा मोटा हो जाता है। ठीक है, नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, हमारा मोटा हो जाता है, पूरा फूल के। ठीक है, तो यह पक्षमाभी मांसपेशियां जब सिकुड़ती हैं तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है फूल के। ठीक है, जब मोटा हो जाता है तो उसकी जो फोकस दूरी है बच्चा, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और वही हमने क्या बताया, जब पक्षमाभी मांसपेशियां शिथिल होती हैं, ठीक है, तो उस केस में नेत्र लेंस हमारा पतला हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, और फोकस दूरी जो होती है उसकी बढ़ जाती है। ठीक, यह बात क्लियर हो गई होगी। हमने इस टॉपिक में क्या बताया, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है, सामंजन क्षमता। फिर उसके बाद हमने बताया कि कैसे फोकस दूरी घटती और बढ़ती है। कैसे बताया हमने, पक्षमाभी मांसपेशियां जब आपकी शिथिल होती हैं, नेत्र लेंस पतला हो जाता है। जब पक्षमाभी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है।
ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, नेत्र का निकट बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला, हमारा अगला टॉपिक है नेत्र का दूर बिंदु और नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा इसे। स्वस्थ मानव अपनी आंख से जितनी अधिकतम दूरी देख सकता है उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, और हम अपनी आंख से मैक्सिमम कितनी दूरी देख सकते हैं। आप बोलोगे सर जी यदि आसमान साफ रहा तो हम तारों को देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अपनी आंख से हम लगभग अनंत दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यदि हम अपनी आंख से अनंत दूरी को देख ले रहे हैं तो इसमें क्या बताया गया कि स्वस्थ मानव अपनी आंख से जितनी अधिकतम दूरी देख सकता है वही उसकी दूरी क्या कहलाएगी बच्चा, दूर बिंदु। हम अपनी आंख से जितनी अधिकतम दूरी देख लें वही क्या कहलाई, हमारी दूर बिंदु। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। हम अपनी आंख से जितनी अधिकतम दूरी देख लें वही हमारा क्या है, दूर बिंदु। और हम अपनी आंख से कहां तक देख सकते हैं, लगभग मान के चलो कि तारे तो देख ही सकते हैं। इसके बाद आप क्या देख सकते हो, सूर्य को देख सकते हो, जो कि आपसे अनंत दूरी पर मान के चलते हैं, अनंत दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो यह जो हम अपनी आंखों से देखते हैं अनंत दूरी पर तक देख सकते हैं। तो स्वस्थ मानव के लिए नेत्र का जो दूर बिंदु होता है बच्चा, वह क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दूर बिंदु स्वस्थ मानव के लिए कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है अगला टॉपिक, नेत्र का निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। हम अपनी आंख से कम कितनी दूरी को देख सकते हैं। अधिकतम तो हमने देख लिया, अनंत तक देख सकते हैं। कम से कम देखना हो तो लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम आराम से अपनी चीज किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यदि 25 सेंटीमीटर के पास में लाके वस्तु को देखें तो हमको क्या होगा कि हमारी जो आंख है वो दर्द करने लगती है। ठीक है, तो मानव नेत्र के लिए, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो निकटतम बिंदु रखी गई है वो कितनी गई रखी बच्चा, 25 सेंटीमीटर। जैसे मान लो कि हमको किताब पढ़नी है, ठीक है, ये किताब हमको पढ़नी है। अब हम मान लो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब को रख के पढ़ें तो हमारी जो आंख है इसको आसानी से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी आंख को। वही बोला गया इसी किताब को खोल लीजिए सर जी और हम पूरा पास में से करके पढ़िए, पता चलेगा कि 1-2 घंटे पढ़ेंगे और हमारी जो आंख है वो क्या हो जाएगी, सूज जाती है। ऐसा क्यों होता है बालक, क्योंकि हमारी आंख के भीतर जो पश्चमाभी मांसपेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, नेत्र लेंस को इसे दबाती हैं, उसको मोटा करती हैं कि जो प्रतिबिंब है वो आपका रेटिना पे बन सके। ठीक है, तो जब आप वस्तु को पास में लाते हो तो नेत्र लेंस को चपटा होना पड़ता है, और जब चपटा होना पड़ता है तो पश्चमाभी मांसपेशियां और जोर से उस पर दबाव बनाती हैं, जिसके वजह से जितना पास लाओगे वस्तु को पश्चमाभी मांसपेशियां उतना ही उसको चपटा करती जाती है, जिसके वजह से हमारी आंख के भीतर दबाव पड़ता है। पश्चमाभी मांसपेशियां क्या करती हैं, दबाव डालती हैं, जिसके कारण जो हमारी आंख है वह सूज जाती है। ठीक है, तो मानव नेत्र लेंस के लिए हमने क्या बोला कि वह अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देखा जा सकता है। कौन सी दूरी बच्चा, निकटतम बिंदु। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र लेंस अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर आसानी से देख ले, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र लेंस अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर आसानी से देख ले, कोई दिक्कत उसको ना हो। ठीक है, तो उस बिंदु को बोलते हैं नेत्र का निकट बिंदु। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है, स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। ये आपको ध्यान देना है, जो स्वस्थ मानव होता है, हेल्दी पर्सन होता है, उस हेल्दी पर्सन के लिए नेत्र लेंस का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर का क्या, यानी हम यहाँ पर हैं, हमसे लगभग इतनी दूरी पर, इतने डिस्टेंस पर जो हम किताब को पढ़ेंगे, यह क्या बच्चा, आपकी निकट बिंदु है।
ठीक है। तो स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु का मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु का मान कितना होता है अनंत होता है। ठीक, यह बात आपको ध्यान देनी है, जल्दी से इस चीज को नोट कीजिएगा। यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी का जो होगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में जो हमारा रहेगा वह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो कि हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, ठीक है, या फिर राजस्थान बोर्ड, हर बोर्ड में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उस टॉपिक का नाम है दृष्टि दोष, जिसमें आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा कल वाला वीडियो, उसमें हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे और पूरे डिटेल में जानेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।